हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी बुखार। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। बोले यूएन ने गरीबी हटाने के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही थी, हमने 2.25 करोड़ दस्तावेज सौंपे। पीएम मोदी 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन गाँवों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले ये योजना शुरू की गई थी ताकि गाँव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है और कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी, जिसमें पता चला था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं हैं। यूएन ने कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है। इस योजना के तहत हमने गांवों के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज दिया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं होते थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है। देश में 98% लोग लोकल भाषा में इंटरनेट यूज करते हैं। हर रोज औसतन 94 मिनट बिता रहे। 2025 में यूजर्स की संख्या 90 करोड़ पार होगी। भारत में 2025 के दौरान इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ पार हो सकती है। IAMAI और कैंटा की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 88.6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसमें हर साल 8% की वृद्धि दर्ज की जा रही है और सबसे अधिक वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। देश की कुल इंटरनेट आबादी का 55% हिस्सा यानी 48.8 करोड़ ग्रामीण भारत में है। ग्रामीण यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल करने में रोज 89 मिनट बिता रहे हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 94 मिनट का है। खास बात यह है कि देश के 98% यूजर्स भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से 57% आबादी शहरी हिस्सा है और शहरों में हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु और बंगाली भाषा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को इंटरनेट उपयोग में वृद्धि का अहम कारण माना गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप, केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया। काले झंडे लिए लोग गाड़ी के पास पहुंचे। बीजेपी बोली पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाई। आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला होने का दावा किया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो पोस्ट किया। इसमें कुछ लोग काले झंडे दिखाते हुए केजरीवाल की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच आए हैं और पत्थरबाजी करने लगे। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते समय केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सके। केजरीवाल इस कायराना हमले से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। वहीं इससे पहले 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका था और समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी थी। यूपी में चांद छाप यूरिया नहीं मिलेगी। कानपुर की सबसे बड़ी फैक्ट्री हुई बंद, 2000 कर्मचारियों की नौकरी छिन गई। यूपी की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड को अब बंद कर दिया गया है। ये फैक्ट्री दिवालिया हो चुके जेपी ग्रुप की है। तालाबंदी की घोषणा के बाद बंदी का नोटिस भी लगा दिया गया है और इस फैसले के बाद 2000 लोगों की नौकरियों का संकट खड़ा हो गया है। फैक्ट्री बंदी के विरोध में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपर श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के सेक्रेटरी असीत कुमार ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से खाद का संकट बढ़ जाएगा। यूरिया की कमी से अनाज और दालें महंगी होंगी और सरकार की पॉलिसी से मजदूर और किसान बर्बाद हो रहे हैं। सरकार एक तरफ रोजगार देने की बातें कर रही है, दूसरी ओर रोजगार छीनने व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का काम कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार, सजा का ऐलान 20 जनवरी को होगा। संजय बोला मुझे फंसाया गया, इसमें आईपीएस शामिल हैं।
कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के मामले में सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। अदालत ने 162 दिन बाद फैसला सुनाया है और सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। वहीं संजय की बड़ी बहन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती देने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि फैसले के बाद दोषी संजय ने कहा कि मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने ये काम नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया है उन्हें जाने दिया गया। एक आईपीएस इसमें शामिल है। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और अगर मैंने अपराध किया होता तो ये टूट जाती। राहुल गांधी बोले बिहार की जाति जनगणना फर्जी। पटना में कहा बिहार पेपर लीक का सेंटर बन गया है। आरएसएस चीफ भागवत संविधान को नकार रहे। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी मोदी सरकार, आरएसएस और बिहार में हुई जाति जनगणना पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार पेपर लीक का सेंटर बन चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी। अगर वह कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली तो वह भारत के संविधान को नकार रहे हैं। वह भारत के हर संस्थान से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे गंगा का पानी हर जगह बहता है, उसी तरह संविधान की सोच भी देश के हर व्यक्ति, हर संस्थान और देश के कोने कोने तक पहुंचे। आरजेडी में अब लालू जैसी पावर तेजस्वी यादव को पार्टी में सिंबल से लेकर उम्मीदवार तक तय करेंगे। लालू बोले चुनावी बिगुल बज चुका है। आरजेडी में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जैसी पावर तेजस्वी यादव को मिल गई है। वे सिंबल से लेकर चुनावी उम्मीदवार तक का नाम तय करेंगे। मतलब अब आरजेडी में सब कुछ तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। शनिवार को पटना के होटल मौर्या में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में लालू यादव ने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारी शुरू कर दें। बैठक के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बताया कि सांगठनिक चुनाव की डेट तय हो चुकी है। पंचायत, ब्लॉक, बूथ, जिला, राज्य सभी पदों के लिए चुनाव होंगे। रामचंद्र पूर्वे को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन सहायक निर्वाची अधिकारी होंगे। इजराइल कैबिनेट ने हमास से सीज फायर को मंजूरी दी। रविवार से शुरू होगा युद्ध विराम। पहले फेज में हमास 33 बंधक रिहा करेगा। इजराइल की कैबिनेट ने यहां शनिवार को हमास के साथ सीज फायर डील को मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यह युद्ध विराम रविवार से शुरू होगा और इजरायली मंत्रियों ने समझौते के पक्ष में 24-8 मतों से मतदान किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने ये बयान जारी करके कहा कि सरकार ने बंधक वापसी की योजना को मंजूरी दे दी है। ये डील 3 फेज में पूरी होगी और पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी और इजराइल में न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें रविवार को रिहा किया जाएगा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। नाइजीरिया को मिला ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा। ब्राजील ने किया ऐलान। अब तक 9 देश बन चुके हैं ऑफिशियल ब्रिक्स पार्टनर। अफ्रीकी महाद्वीप का देश नाइजीरिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स का पार्टनर सदस्य बन गया है। रूस की न्यूज एजेंसी आरटी के मुताबिक यहां ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ नाइजीरिया 9वां ऑफिशियल ब्रिक्स पार्टनर बन गया है। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्राजील सरकार ब्रिक्स की अपनी अस्थायी अध्यक्षता का इस्तेमाल करते हुए 17 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में पार्टनर देश के तौर पर नाइजीरिया के ऑफिशियल एंट्री की घोषणा करती है। बता दें कि ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी और अफ्रीकी महाद्वीप की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था 3,29,000 करोड़ रुपए होने के नाते नाइजीरिया के हित अन्य ब्रिक्स देशों से मेल खाते हैं। नाइजीरिया ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ को मजबूत करने और ग्लोबल ऑर्डर में सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। 2025 में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 6.5% रहेगी। आईएमएफ का पाकिस्तान के लिए 3% का अनुमान। दुनिया की विकास दर 3.3% रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने साल 2025 और 2026 में दुनिया भर के देशों की विकास दर को लेकर अपना पूर्वानुमान पेश किया है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 और 2026 में दुनिया की ग्रोथ रेट 3.3% रहेगी। बड़े देशों में भारत 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास
करेगा। वहीं पाकिस्तान विकास दर 2025 में 3% और 2026 में 4% रहने का अनुमान है, जबकि 2024 में यह 3.2% थी। IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ का अनुमान पोस्ट किया। बता दें कि अपस्टॉक्स के मुताबिक यहां IMF का कहना है कि भारत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में उम्मीद से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। इस वजह से 2023 के मुकाबले ग्रोथ रेट भी उम्मीद से ज्यादा धीमी रही है और 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% थी, जो 2024 में घटकर 6.5% रह गई। इसके 2025 और 2026 में भी इतना ही रहने का अनुमान है। ट्रंप का शपथ ग्रहण खुले में नहीं होगा। 40 साल में पहली बार इंडोर सेरेमनी। बर्फीले तूफान के चलते बदली जाएगी जगह। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को यहां भीषण ठंड की वजह से खुले में न होकर US कैपिटल हिल यानी संसद के अंदर होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल में ये पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के भीतर किया जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा कि देश में आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल के पास का बर्फीला तूफान चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी तरह से घायल हों, इसलिए मैंने प्रार्थना और अन्य भाषणों के अलावा उद्घाटन भाषण भी कैपिटल रोटुंडा यानी कैपिटल हिल इमारत के अंदर बनाए गोलाकार कमरा में दिए जाने का आदेश दिया है। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 1221 रुपए बढ़कर 79,239 रुपए पर पहुंचा। चांदी 552 रुपए महंगी होकर 90,820 रुपए प्रति किलो बिक रही। बता दें कि इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक पिछले शनिवार 11 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 78,018 रुपए था, जो कि अब 18 जनवरी को 79,239 रुपए पर पहुंच गया, यानी कि एक हफ्ते में इसके दाम 1,221 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं इस हफ्ते चांदी 552 रुपए महंगी होकर 90,820 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं पिछले शनिवार को यह 90,268 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी और सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपी और हरियाणा NCR में पटाखे बैन करें, कठोर आदेश देंगे क्योंकि सरकार को चिंता नहीं है। 40 साल पुरानी याचिका पर की सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 40 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा को NCR इलाकों में पटाखों पर पूर्ण और अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इससे पहले दिल्ली और राजधानी NCR में पटाखों पर अस्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं और मामले की सुनवाई जस्टिस A.S. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच कर रही थी। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही दोनों राज्यों को NCR इलाकों में पटाखे बैन करने का आदेश दिया था। यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल AAG गरिमा प्रसाद ने बताया कि राज्य ने 17 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों पर बैन लगाकर कोर्ट के आदेश का पालन किया है। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि कोर्ट ने अस्थायी बैन नहीं लगाया था, बल्कि दिल्ली की तरह पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि पटाखे बैन करने का कोर्ट का पिछला निर्देश मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च तक लागू रहेगा। SFJ आतंकवादी पन्नू की हरकत। भारत में खालिस्तान पर वोटिंग, अलग देश की मांग के लिए QR कोड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सिख गैर सिखों के लिए अलग अलग फॉर्म। बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के चीफ गुरपत वंश सिंह पन्नू ने अब भारत में खालिस्तान यानी अलग देश के लिए रेफरेंडम शुरू कर दिया है। ये पहली बार है जब पन्नू ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले वह अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत अन्य देशों में सिखों के लिए अलग देश की मांग करने को लेकर खालिस्तान रेफरेंडम करा रहा था। इसके लिए पन्नू सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है, जिसमें SFJ टीम नाम के अकाउंट से रेफरेंडम पर वोटिंग के लिए QR कोड शेयर किया गया है। इसके साथ ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बताया गया है। संगठन की तरफ से फॉर्म भी डाले गए हैं जिसमें सिख और दूसरे धर्मों के लोग भी वोट कर सकते हैं। हालांकि पोस्ट आने के 10 घंटे के बाद ही अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर रेफरेंडम के QR कोड और पोस्ट वायरल हो गई। वोटिंग के लिए कोई डेट मेंशन नहीं आई थी।
मध्य प्रदेश के सीएम बोले, सिवनी के धनौरा में खुलेगा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। संजय सरोवर बांध में लगेगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सिवनी के धनौरा में कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सिवनी में मेडिकल कॉलेज का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। बरघाट में कांचना मंडी जलाशय में नहर प्रणाली को पूरा किया जाएगा। संजय सरोवर बांध में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम विकास के काम में बीजेपी कांग्रेस नहीं करेंगे। हम दूध खरीदने पर बोनस देंगे, गौशाला बनाएंगे, 10 से ज्यादा गाय जो पालेगा सरकार उनको अनुदान देगी और दूध भी खरीदेगी। आजादी तो 1947 में आई थी, लेकिन गांव का आदमी घर बनाए तो बैंक में उसकी कोई कीमत नहीं होती थी। हरियाणा का आईआईटीएन बाबा परिवार से नाखुश, बोला माँ बाप भगवान नहीं, यह कलयुग का कॉन्सेप्ट नहीं। पिता बोले अब घर नहीं ला सकते। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आए हरियाणा के झज्जर के अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा का कहना है कि वह कोई बाबा नहीं है। अभय ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। इसके अलावा परिवार को लेकर भी अभय सिंह बहुत निराश नजर आ रहे हैं। अभय सिंह ने कहा कि वह बचपन से ही भागना चाहता था और इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। अभय ने माँ बाप के बारे में विवादित बोल भी कहे। अभय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि माँ बाप भगवान नहीं है, उन्हें भगवान ने ही बनाया है। यह सतयुग का कॉन्सेप्ट है जिसे कलयुग में यूज किया जा रहा है। वहीं उनके पिता ने कहा कि वह अभय ऐसी अब स्टेज में पहुंच चुका है कि उसे वहां से घर नहीं लाया जा सकता। भारत चीन बॉर्डर पर सेना सरकार का रुख एक जैसा, विदेश मंत्रालय बोला, बयान में अंतर नहीं। आर्मी चीफ बोले थे एलएसी पर स्थिति संवेदनशील। भारत चीन बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्मी चीफ और सरकार का रुख एक जैसा ही है। दरअसल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील है लेकिन कंट्रोल में है। इस टिप्पणी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना प्रमुख ने जो कहा है और हमने जो रुख अपनाया है उसके बीच कोई विरोधाभास नहीं दिखता। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और जनरल द्विवेदी के हालिया बयानों के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा कि भारत चीन सीमा के मुद्दे पर सेना और विदेश मंत्रालय एक ही पृष्ठभूमि पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर भी संसद में कह चुके हैं कि एलएसी पर तनाव कम करने का काम अभी भी जारी है। डल्लेवाल को फिर उल्टियां आई, मोर्चे और एसकेएम नेताओं की बैठक में फिर नहीं बनी सहमति। 21 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 54वां दिन था और शुक्रवार रात को डल्लेवाल को 3-4 बार उल्टियां आई। वहीं पहले वे 2 लीटर तक पानी पी रहे थे लेकिन अब 1 लीटर से भी कम पानी पी रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर 111 किसानों के साथ हरियाणा के 10 किसान भी अनशन पर बैठ गए हैं। खनौरी और शंभू मोर्चे के नेताओं और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की पटियाला के पात्रा में मीटिंग हुई और मीटिंग में 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर स्ट्रेटजी बनाई गई, लेकिन सभी एसकेएम और शंभू खनौरी बॉर्डर के नेताओं में एकता को लेकर फैसला नहीं लिया जा सका। बता दें कि एसकेएम ने इसके लिए अभी और समय की मांग की है। वहीं एसकेएम के नेता देश के लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों को सोमवार को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि 21 जनवरी को 101 किसानों का जत्था एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। महाकुंभ में 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक। नाराज नागा साधु ने यूट्यूबर को चिमटे से पीटा, मेला जाने वाले सभी रास्ते जाम। बता दें कि महाकुंभ का 6ठा दिन था और इस दिन तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में 22 जनवरी को योगी कैबिनेट की बैठक होगी और सीएम योगी ने इसके लिए तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। 2019 में महाकुंभ में भी एक कैबिनेट की बैठक हुई थी। नागा सन्यासी ने चिमटे से यूट्यूबर की पिटाई कर दी। प्रयागराज शहर से संगम जाने वाले सभी रास्तों पर 2 घंटे से जाम लगा है और लोगों से अपील की जा रही है कि संगम न जाएं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम में डुबकी लगाई और उनके पहुंचने से पहले आर्मी ने पूरे किला घाट को अपने कब्जे में ले लिया था। राजनाथ सिंह साधु संतों से मुलाकात और सेना के अफसरों के साथ मीटिंग भी करेंगे। वहीं देर रात शहर और महाकुंभ क्षेत्र में आर्मी और पुलिस के जवानों ने चेकिंग की। 18 संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया और इनमें से कुछ के पास आधार कार्ड नहीं थे व कई को चोरी के शक में पकड़ा गया। सीएम नीतीश कुमार बोले, पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी ठीक। बेगूसराय में जीविका दीदी से बात करते हुए कहा, अब सब बढ़िया हो गया है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचे। यहां जीविका दीदियों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी ठीक, अब कितना बढ़िया हो गया।
सब अच्छा कपड़ा पहन रही हैं। पहले नहीं बोल पाती थी, अब बहुत अच्छा है। जहां भी जाते हैं जीविका दीदी से बात करते हैं। मुख्यमंत्री जब ये बातें कर रहे थे उस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी वहीं थे। बता दें कि इससे पहले समस्तीपुर में 13 जनवरी को जीविका दीदियों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सभी को माता ने ही पैदा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतना बोलते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कह दिया था, चलिए सर, हो गया। सैफ अली खान हमला मामले में छत्तीसगढ़ से संदिग्ध हिरासत में, पूछताछ जारी। करीना ने पुलिस से कहा, सैफ महिलाओं बच्चों को बचाने आए, हमलावर ने कई वार किए। आरपीएफ प्रभारी संजीव सिन्हा के मुताबिक संदिग्ध को शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया गया है। ये शख्स जनरल डिब्बे में बैठा था। इसकी पहचान मुंबई से भेजे गए फोटो के आधार पर की गई। वहीं रात 8 बजे मुंबई की टीम दुर्ग पहुंची। वहीं बता दें कि पुलिस अब तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और मामले में 35 टीमें लगाई गई हैं, जो कि आरोपी का सुराग ढूंढने में लगी हैं। वहीं शुक्रवार को करीना कपूर का बयान भी दर्ज किया गया, लेकिन ये बयान शनिवार सुबह को सामने आया। करीना ने बताया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। वे बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। उसने घर से कोई भी चीज नहीं चुराई। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल बोले, किराएदारों को फ्री पानी बिजली देंगे। परिवार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी देंगे। दिल्ली में दिल्ली वासियों को फ्री बिजली पानी की योजना पहले से ही लागू है और अब आम आदमी पार्टी किराएदारों को भी इस स्कीम में जोड़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी शनिवार की सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने वाली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोक लगा दी है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम अनब्रेकेबल रखा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने की कहानी बताई गई है। आज का सुविचार, समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।